हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। आरसीसी में आज हम देखेंगे उसी के आगे जो कल देखे थे। ठीक है, कल हमने देखा था कुछ डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देखा था। ठीक है, लोकल बाउंड, फ्लेक्चर बाउंड, ठीक है, या डायरेक्ट बाउंड या एंकरेज बाउंड के बारे में भी हमने देखा था। एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ, इन दोनों में हमने अंतर भी आपको दिखाया था। क्लियर हुआ? तो उसमें हमने कल कुछ लास्ट में निकाला था। लास्ट में हमने क्या निकाला था? एल डी इज इक्वल टू, ठीक है, m1 अपान v, जहां पर m1 आपका था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका मान था 0.87 fy, ठीक है, इंटू AST इंटू जेड अपान v। क्लियर हुआ यहाँ से? अब जो AST वहां पर आया था वह AST सपोर्ट पर बचे हुए क्षणों का ही लिया जाता था। क्लियर हुआ? अच्छा, हम सपोर्ट पर क्या निकालते हैं? हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट में जांच हम करते हैं वह सामान्यतः ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर पर ज्ञान करेंगे या तो हम सपोर्ट पर ज्ञान करते हैं। क्लियर हुआ से? तो अब उसी के हम थोड़ा सा और आगे देख रहे हैं, उसी के आगे हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने डेवलपमेंट लेंथ के बारे में कुछ देखा था कि इसका मान जो आया था m1 अपान v, तो भाई ये लिया गया था, नहीं लिया गया था? ठीक है, ये लिया गया था। फिर हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए या सिंपली सपोर्ट के लिए यूज किया जाए, जब सिंपली सपोर्ट के लिए यूज किया जाए तो मोमेंट का मान 30% इंक्रीज कर दिया जाता है। 30% क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। वो भी किसके लिए? जब सपोर्ट कैसा हो? सिंपल सपोर्ट हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो एलडी का मान आएगा वो आएगा 1.3 m1 अपान v। बता दें क्लियर है? क्यों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ये इतना है। एलडी क्या है? उसकी लंबाई, कितने लंबाई तक छड़ को अंदर पेनिट्रेट किया जाए, हम कहेंगे कि इम्बिट किया जाए, दबाया जाए, जिससे इस पर आने वाले सभी प्रकार के लोड को क्या कर सके? रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि ये तो हमारा वास्तविक में हो गया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, जब हम किसी बीम को प्रैक्टिकली चेक करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी बीम पर क्या होता है? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो जाता है। कभी कभी क्या करता है? बीम पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो जाता है। और इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ अतिरिक्त रेनफोर्समेंट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं? एक नंबर तो हम हुक बना देते हैं और दूसरा इसकी लंबाई को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। किसकी लंबाई को? इसकी लंबाई को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और वो कैसे बढ़ा देते हैं? तो हम कहेंगे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, फिक्स बीम पढ़े थे ना, जो नीचे सैगिंग हो रहा था, सैगिंग में वो हमारा था पॉजिटिव, जो ऊपर हॉगिंग हुआ था हमारा क्या था? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए, किसी भी धरण में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए हुक प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? वहां पर हुक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उस हुक के लिए जाहिर सी बात है इसकी लंबाई यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई बताओ, जाहिर सी बात है नहीं? हमने कहा ये बार है, हमने इसकी लंबाई ले लिया, लेकिन यहाँ पर हुक बनाना है। जब यहाँ पर हम हुक बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका मान बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब हुक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जब हुक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जो भी एलडी का मान होगा वह 1.3 m1 अपान v और प्लस L0। तब वहां पर क्या ले जाएगा? 1.3 m1 अपान v प्लस L0। L0 क्या है आपका? ठीक है, वही अतिरिक्त लंबाई है जिसे हम एंकरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। बता रहे हुआ? और इसका जो मान होता है वह 12.5 या इफेक्टिव डेप्थ में जो मैक्सिमम हो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मान जो लिया जाता है वह 12.5 क्या आपका मेन बार का डायमीटर है, ठीक है, या डी, ठीक है, डी। अब इसमें से कौन सा? जो अधिक होगा, ठीक है, व्हिच वन इज मोर, ठीक है, इसमें से जो अधिक होगा, ठीक है, सिंपल भाषा में लिख लो भाई, व्हिच इज मोर, ठीक है, सिंपल भाषा में कीजिए, समझ में तो आ जाएगा ना यहाँ से। व्हिच इज मोर मतलब दोनों में से जो अधिक होगा। ये कब प्रोवाइड करेंगे? ये कब देंगे भाई? L0 कब ले जाएगा? जब हुक प्रोवाइड करेंगे। और हुक क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है, हुक क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं क्या कि जो भी, अच्छा देखो, इसके उपयोग बहुत अलग अलग है, सब चीज का अलग अलग उपयोग है, लेकिन जो हम बीम में प्रोवाइड कर रहे हैं या समानतः नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। बता क्लियर यहाँ से? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज हम कह रहे हैं क्या कि जब हम मान रहे हैं कि अगर हम इतने, ठीक है, इतने के बराबर किसी भी छड़ को कंक्रीट में इम्बेड कर दें, हम कहेंगे दबा दें,
तो हम कहेंगे सभी प्रकार के स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, अपनी सुरक्षितता के लिए, ठीक है, अपनी सुरक्षितता के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, अतिरिक्त लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अतिरिक्त लंबाई। ठीक है, तो इतना हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम कहेंगे इसको सेफ होना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सेव करना है। हमने कहा कि एलडी का मान इतना आएगा, इसको सेव करना है, इसको हमें क्या करना है, सेव करना है। तो हम कहेंगे कि क्या एलडी का मान इससे अधिक हो जाए, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो आपका टोटल मान आया, ये जो आपका टोटल मान आया, मान लेते हैं कितना आया, 10। अब ये 10 पे क्या है, इसके लिए आवश्यक है, हमने कहा कि एलडी का मान अधिक हो गया, ठीक है, किससे, ठीक है। अब बता भाई क्या सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सेफ रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फेल होने के चांसेस के बढ़ जाते हैं। तो सेफ होने के लिए आवश्यक है कि जो भी डेवलपमेंट लेंथ है यह इससे कम हो या इससे बराबर हो, तब वहाँ पर क्या होगा, ये सेफ रहेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम कहाँ लिख देते हैं, ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर हम लिख देते हैं, ऊपर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम कह रहे हैं क्या कि सेफ होने के लिए, ठीक है, सेफ होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि जो भी एलडी का मान है वह कम होगा या बराबर होगा 1.3 m/v और प्लस में कितना आपका है, L0। बता रहे, क्लियर हुआ यहाँ से, L0। ठीक है, तो ये कितना हमारा क्या था, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में हमने देखा। बता रहे, क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा हुक के बारे में, ताकि अभी हमने यहाँ पर बात किया था किसके बारे में, हुक के बारे में। ठीक है, ये हुक क्यों प्रोवाइड करते हैं, अभी देखो ये तो थ्योरेटिकल था, अब आपको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा रहे हैं ताकि वो चीज़ आपको समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको हम हटा रहे हैं, इसको आप छाप आप लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो अभी हम यहाँ पर बताया था कि मोमेंट का मान 30% बढ़ाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट, एंकरेज फॉर, ठीक है, रेनफोर्समेंट, या हम बार लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टील बार भी लिख सकते हो, रेनफोर्समेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंकरेज मतलब क्या, हम कह रहे हैं कि इसमें जकड़न, ठीक है, बार में इसको हम कहते हैं जकड़, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जकड़। और जकड़ को ही आप कह सकते हो क्या, पकड़, भाई सिंपल भाषा में। ठीक है, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास दो प्रकार की बार है, एक बार हमारे पास है प्लेन बार, एक हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्लेन बार, और दूसरा हमारे पास एक बार इतना ही है, सेम डायमीटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ये डिफॉर्म बार, यहाँ पर ये क्या है, डिफॉर्म बार। ठीक है, ये आपका है माइल्ड स्टील, ये आपका है HYSD या टोर भी हो सकता है, ठीक है, TMT भी हो सकता है, ठीक है, ये आप कह सकते हो Fe500 या 550 भी हो सकता है, उससे हमें नहीं मतलब है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, प्लेन है, जबकि इसका सरफेस क्या है, रफ है, अर्थात इसमें कुछ ग्रूव्स भी कटे हैं। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं क्या है, डिफॉर्म बार है, ट्विस्टेड बार भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये ट्विस्टेड बार भी हो सकता है। ठीक है, जब दोनों को कंक्रीट में दबाया गया, जब दोनों को कंक्रीट में दबाया गया, हमने कहा ये देखो बार इस प्लेन है, हमने इसको कंक्रीट में दबा दिया, लेकिन हम जैसे इस पे हम लोड लगा रहे हैं, हम क्या देखेंगे कि इनके ऊपर कोई भी ग्रिप ज्यादा नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि स्मूथ है, क्योंकि क्या है, स्मूथ है, और जैसे स्मूथ है हम कंक्रीट को दबा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, क्या होगा, इसमें स्लिप हो जाएगा। और जैसे स्लिप हुआ हम कहेंगे इसकी दोनों की बॉन्ड क्या हुई, यहाँ पर टूट गई, और जब बॉन्ड टूट गई तो हम कहेंगे सेक्शन भी आपका क्या करेगा, फेल कर जाएगा। हम कह रहे हैं कि प्लेन बार जब यूज किया जाता है या माइल्ड स्टील जब यूज किया जाता है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों कम होती है, ठीक है, हमने कहा कि इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है, सरफेस क्या है इसका, स्मूथ है। अब क्या करना पड़ेगा कि हमें भैया बॉन्ड तो बनाना है, हमें बॉन्ड तो बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहीं उठा करके थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, यहीं पे उठा के थोड़ा सा क्या कीजिए, बेंड कर दीजिए। और जब उठा के हम बेंड कर देंगे, ठीक है, हमने कहा कि ये कंक्रीट था और इसी में हमने क्या किया, स्टील डाला, इसे हमने क्या किया, यहाँ पर स्टील डाला। स्मूथ सरफेस होने के कारण इसकी बॉन्डिंग जल्दी फेल कर जा रही है, लेकिन बॉन्डिंग हमें प्राप्त बना के रखना है, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है कि इसी को थोड़ा सा इस प्रकार से भी क्या कीजिए, बेंड कर दीजिए, इसी को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इधर की ओर भी बेंड कर दे रहे हैं। अब ऐसे कैसे हम क्या देखेंगे कि जब इनको ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर क्या है, कंक्रीट, यहाँ पर भी क्या है, कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट। अब बता भाई क्या ये जल्दी से निकल पाएगा,
हम कहेंगे बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब इसकी कुछ बॉन्ड अधिक हुई कि नहीं हुई, अब इसकी कुछ बॉन्ड अधिक हुई, ठीक है। लेकिन हम फिर कहेंगे क्या, जैसे देख लीजिए एक पतला सा तार लीजिए और हल्का सा बेंड कर दीजिए, ठीक है। एक पतला सा तार लीजिए और इसको 90 डिग्री पे से बेंड कर लीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए, इसको हाथ से पकड़ लीजिए, इस तार को खींचेंगे तो थोड़ा ज्यादा बल लगाएंगे तो ये भाई साहब क्या करेंगे, तुरंत सीधा हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और अभी भी क्या करेंगे, फेल होने के चांसेस रहेंगे। अब क्या करना है कि अब जो आप 90 डिग्री पे बेंड किए थे, उसको आप कुछ इस पे बेंड कर दीजिए, उसको आप क्या कीजिए, कुछ इस पे बेंड कर दीजिए। अब इनको बीच में पकड़ लीजिए। अब बताओ भाई क्या निकल पाएगा, अब क्या निकल पाएगा, हम कहेंगे हाँ निकल नहीं पाएगा। क्यों, देखो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। हमने कहा ये बार आपका कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया, ये बार आपका कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया। अब बता भाई यहाँ पर भी कंक्रीट भरा है, यहाँ पर भी कंक्रीट भरा है। अब काहे ये बार सीधा होगा और काहे ये निकलेंगे यहाँ से, बता भाई इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, अधिक हुई नहीं हुई, अधिक हुई, ठीक है। और कैसे रोक सकते हो प्लेन बार को, और कैसे रोक सकते हो, हमने कहा एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है और यहीं पर हमें स्लैब ढालना है। तो यहाँ से जो बार आ रही है इसको दीवार के बाहर निकाल के एक हम प्लेट लगा देते हैं और इस बार को हम यहीं पर क्या करते हैं, बंडल बना देते हैं, इस बार को यहीं पर बंडल बना देते हैं। अब बता भाई इस प्रकार से भी दोनों तरफ, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है, इस बार को उठाया गया, यहाँ पर एक प्लेट लगा करके और इसको भी यहीं पर मोड़ दिया गया। अब बता भाई क्या ये बार आपका, ठीक है, अंदर की ओर दबेगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि चारों दोनों तरफ उसको क्या कर दिए, बांध दिए हैं, टैग कर दिए हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसमें, ठीक है, हम इसमें बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन किसमें, प्लेन बार में। क्लियर हुआ, प्लेन बार के लिए हम इतना बवाल कर रहे थे, हमें हुक बनाने की जरूरत पड़ती थी, हमें इसको क्या करना पड़ता था, बंडल बनाने की जरूरत पड़ती थी, या इसको हम कहेंगे क्या, ठीक है, एक स्थान पर ले जा करके रोकने की जरूरत पड़ती थी किसी अतिरिक्त फोर्स द्वारा, ठीक है, या हम कहेंगे किसी अतिरिक्त प्रक्रिया द्वारा। अब बात हम करते हैं इस डिफॉर्म बार की, अब हम बात करते हैं इसकी, इस डिफॉर्म बार की। हम डिफॉर्म बार की बात कर रहे हैं, तो डिफॉर्म बार जो आपका होता है, डिफॉर्म बार जो आपका होता है, ठीक है, वो हमारा कैसे होता है, ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से इसमें ग्रूव कटे होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ग्रूव कटे होते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर भी, ठीक है, इस प्रकार से भी। अब बता भाई जब इस प्रकार से ग्रूव कटे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंक्रीट आकर के इनके बीच में क्या करेगा, रुकेगा, कंक्रीट इनके बीच में क्या करेगा, रुकेगा। हम कहेंगे इसका सरफेस स्मूथ ना होने के कारण ये पर्याप्त बेंड, क्या है, पर्याप्त बॉन्ड को जनरेट कर सकता है, क्लियर बात है। तो हम कहेंगे क्या कि जो भी आपका HYSD बार होता है, या हम कहेंगे जो डिफॉर्म बार होता है, जो ट्विस्टेड बार होता है, उसको हुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि माइल्ड स्टील में या प्लेन बार में हुक बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों, बॉन्ड को डेवलप करने के लिए, क्लियर बात है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं भैया, इसमें भी हम हुक बना देते हैं, हम इसमें भी क्या करते हैं, हुक बना देते हैं। लेकिन ये हुक आपका जो होता है या सीधा 90 डिग्री पे ही बनाते हैं, किस पे बनाते हैं, सीधा 90 डिग्री पे ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सरफेस स्मूथ नहीं है, अर्थात इसके सरफेस पे भी अच्छी प्रकार से ग्रिप बन सकती है, पर्याप्त ग्रिप बन सकती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे क्या कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा छड़ की लंबाई को बढ़ा देंगे, और छड़ की लंबाई को बढ़ा देंगे तो हम कहेंगे भैया ये तो है नहीं कि इसके सरफेस को पार करके जाएगा, नहीं, सरफेस को नहीं पार कराएंगे, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, अगर ऊपर जगह है तो ऊपर और नीचे जगह है तो नीचे, इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर हम एक बेंड कर देते हैं। क्लियर हुआ, तो इसमें बेंड करने की आवश्यकता तो नहीं है, बेंड करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि इसका सरफेस क्या है, रफ है भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे जब सरफेस रफ है तो जाहिर सी बात है इसमें ग्रिप अच्छी होगी। लेकिन हम किसके लिए बेंड कर रहे हैं इसको, किसके लिए, क्योंकि बीम में कभी कभी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है, और उसी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हुक हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। बताओ क्लियर वहां से, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि अगर डिफॉर्म बार है तो हुक बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि अगर प्लेन बार है तो हुक बनाने की आवश्यकता है। बताओ क्लियर वहां से। अब हम हुक यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, याद भी कीजिएगा, ठीक है, समझने का भी प्रयास कीजिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि हम एक हुक यहाँ पर बना रहे हैं, एक हमारा बार डायमीटर इस प्रकार से है, ठीक है, बार डायमीटर है, हम प्लेन बार को ही बना रहे हैं भाई, ठीक है। अभी हम बता देंगे डिफॉर्म बार में क्या बनाते हैं, प्लेन बार में क्या बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा, अब इसको हमने क्या किया, इसको हम उठा के थोड़ा सा इधर की ओर, अब इसको भी थोड़ा सा इधर की ओर बेंड कर दिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब समझना यहाँ पर, ये इस कर्व का
ठीक है, सेंटर पॉइंट है, मतलब ये जो कर्व बन रहा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है अर्थात ये डिस्टेंस, ये आपका है k इंटू 5, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है समझ लीजिए, k आपका क्या है, कोएफिशिएंट हम दिखा रहे हैं आगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम बात करेंगे, बता भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, हम कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है 5, k5 ये हुआ। अब एक 5 और जुड़ रहा है, k + 1 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k + 1 और इंटू में हम क्या कर देंगे यहाँ पर 5, बता क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या कि हमें अगर हम हुक इतना बना दें, हम कहेंगे कि ये पर्याप्त बॉन्ड को जनरेट कर सकता है, अर्थात जितने भी स्ट्रेस होंगे यह स्ट्रेस इतनी दूर में क्या करेगा, रेजिस्ट कर देगा। लेकिन हमने क्या कहा भाई ये शियर फेलियर है, ठीक है, इसमें शियरिंग भी होगा और इसमें क्रैकिंग भी जनरेट हो जाएगा। क्यों भाई, जब बॉन्ड टूटेगा जाहिर सी बात है क्रैकिंग जनरेट होगा। तो हम कह रहे हैं क्या कि ये बीम के फेलियर की बात कर रहे हैं, इससे अच्छा हम थोड़ा सा क्या करें, बढ़ा के चलें। जैसे अगर हमारे लिए भूख 2 रोटी की है तो हम कहेंगे भैया ऐसा है 3 बना लो, क्या पता सब्जी उब्जी अच्छी बन जाए, खाने इरादा बन कर जाए। वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। ये इतने में रजिस्ट तो कर देगा, सभी इस प्रकार के स्ट्रेस को रजिस्ट कर देगा, लेकिन इसके बाद भी हम एंकरेज लेंथ या एंकरेज वैल्यू को थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम एंगल के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बढ़ाते हैं वो हम बढ़ाते हैं 4-5, वो कितना बढ़ाते हैं 4-5 बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु से उठाइए और इस बिंदु तक जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है कितना, 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, वो 180 डिग्री बन रहा है। और इनके बीच का जो वैल्यू लेंथ है वो हमारा कितना है 12-5, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि हम कुछ यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला ये हमारा है 12-5, यहाँ से ये हम ले रहे हैं, ये हमारा कितना है, ठीक है, ये हमारा कितना है, हम कह रहे हैं 4-5। अब बता भाई कि यहाँ से लेकर ये टोटल जो हुक बनाया जा रहा है, ये कितनी लंबाई में है, हम कहेंगे 16-5। कितने में है ये 16-5, बता क्लियर बात, ठीक है। आपसे पूछेगा कि यदि कोई हुक 180 डिग्री का बनाया जा रहा है, भाई जाहिर सी बात है 180 डिग्री है, कैसे है थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस बिंदु से उठा करके यहीं पर ले जाकर क्या किया, हम लोग को खत्म किया। तो जाहिर बात है यहाँ से उठाया यहाँ पर खत्म किया। हम कह रहे हैं इनके बीच का जो भी कोण है वो कितना है 180 डिग्री, समझ में आ गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यदि किसी हुक को 180 डिग्री पर बेंड किया जाए तो उसकी एंकरेज वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हम कहेंगे कितना 16-5, कितना होगा 16-5। अतिरिक्त लंबाई कितना होगा 4-5, वो 4-5 आपका किसमें इंक्लूड किया गया है, इस पूरे में, ठीक है। अर्थात हुक की लंबाई की बात करेगा तो हम कहेंगे उसमें एंकरेज वैल्यू भी आपकी क्या होती है, इंक्लूड रहती है। एंकरेज वैल्यू इसमें क्या होती है, इंक्लूड रहती है, बता क्लियर यहाँ से, ठीक है। जो भी हुक की लंबाई की बात करेगा उसमें एंकरेज वैल्यू आपकी क्या होती है, इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो हम कहेंगे एंकरेज वैल्यू अगर पूछेगा हम कहेंगे 4-5। अगर हुक के पूरे पूछ रहा है, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कभी कभी डेवलपमेंट लेंथ भी बोल देता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हुक वहां पर बोलेगा, लेकिन हुक बोलेगा, ठीक है। तो हुक की टोटल लंबाई यहाँ पर कितना हो रहा है, 12-4-16-5, क्लियर हुआ। वो भी कितने डिग्री के एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और इसी को हम यू टाइप हुक भी कहते हैं, यू टाइप हुक भी कहते हैं, बराबर क्लियर हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, यू टाइप हुक भी कहते हैं। और इसी को हम स्टैंडर्ड हुक भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हुक भी कहते हैं, क्लियर हुआ। अर्थात जो मानक हुक है वो आपका यू टाइप होता है, और यू टाइप हुक की जो लंबाई होती है वो टोटल लंबाई कितना होती है 16 लिया जाता है, बता क्लियर हुआ, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं, ये हमारे पास बार कुछ इस प्रकार से है। इसको हमने कुछ यहाँ से ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, इसको हमने कुछ यहाँ से इस प्रकार से मोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको भाई थोड़ा सही से बना लीजिएगा, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारा कितना है यहाँ पर K5, वो भी हमारा कितना है यहाँ पर K5। चाहे जिस प्रकार का हुक हो, हम कहेंगे जो उसका रेडियस होगा सेंटर से वह K5 लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, K5 लिया जाएगा। और K का मान माइल्ड स्टील के लिए अलग होगा और HYSD के लिए अलग होगा, ठीक है।
प्लेन बार है तो k का मान 2 रखेंगे, HYSD है तो k का मान 4 रखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा k फाई हो गया। हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारा कितना है, हम कह रहे हैं 8 फाई। वो कितना है हमारा 8 फाई। और जो अतिरिक्त आपकी जा रही है, ठीक है, वो भी हमारा कितना जा रहा है, ये 4 फाई। 4 नहीं रहेगा भाई, ठीक है, 6 फाई। वो कितना रहेगा यहाँ पर 6 फाई। और ये भी 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा ये 6 फाई। ठीक है, ये भी आपका 6 फाई हुआ, ये भी 6 फाई हुआ, अर्थात ये 6 फाई आपकी अतिरिक्त ली जा रही है, ये आपकी अतिरिक्त ली जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहेंगे जब हुक की बात करेंगे तो एंकरेज वैल्यू भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अब इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा, तो देखो यहाँ से ये वाला जो कोण होता है इंटरनल, वो होता है 45 डिग्री। वो हमारा कितना होता है 45 डिग्री। तो ये बाहर वाला कोण क्या होगा, ये बाहर वाला कोण क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहेंगे ये आपका होगा 135 डिग्री। ये कितना होगा 135 डिग्री। ठीक है, अब बाहर वाले एंगल की ही हम बात करेंगे। ठीक है, इंटरनल एंगल की हम बात नहीं करते हैं, हम एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे 135 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बार को आप कुछ इस प्रकार से बेंड करते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बेंड करते हो, अर्थात हम बाहर वाला एंगल यहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो इसका हुक की लंबाई होगी वो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 6 फाई प्लस 6 फाई, अर्थात टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12 फाई। और इसमें कितना हुआ था 16 फाई। बता रहे क्लियर हुआ। अब फाई आपका क्या है, मेन बार का डायमीटर। फाई आपका क्या है, मेन बार का डायमीटर। ठीक है, अब पूछेगा यदि किसी हुक को 135 डिग्री के एंगल पर बेंड किया गया है तो इसकी लंबाई कितना लिया जाएगा, कितना 12 फाई। बता क्लियर है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री के एंगल पर बेंड करेंगे, ठीक है, नीचे भी जगह है, नीचे भी जगह है, हम यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर बेंड किया गया है। ठीक है, हम इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, k फाई। अब बता भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वही एक बार यहाँ पर बढ़ गया है k प्लस 1 और पूरे का क्या होगा यहाँ पर फाई। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, इसी सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे k प्लस 1 फाई। ठीक है, कुछ नहीं भाई, सिंपल भाषा समझ लो बस। खाली ये छड़ है, इस छड़ को हमने बेंड किया, अंदर अगर k फाई है तो जाहिर सी बात है जब हम बाहर से नापेंगे तो ये वाला डायमीटर क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, अर्थात k1 प्लस फाइव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे हम कहेंगे कि यहीं से, ठीक है, यहीं से लेकर यहाँ तक की ये जो लेंथ हो रहा है ये हमारा कितना होगा 8 फाई। ये हमारा कितना होता है 8 फाई। अर्थात बोलेगा कि यदि किसी हुक को 90 डिग्री के एंगल पर बेंड किया जा रहा है, कितने 90 डिग्री के एंगल पर बेंड किया जा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर बेंड किया जा रहा है, तो उसमें एंगल वैल्यू कितना होना चाहिए, हम कहेंगे 8 फाई। कितना लिया जाएगा 8 फाई लिया जाएगा। बताओ क्लियर। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टैंडर्ड हुक किसको बोलते हैं, यू टाइप हुक को ही बोला जाता है। ठीक है, यू टाइप हुक को ही बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब पूछेगा आपसे एंकरेज वैल्यू, पूछेगा आपसे क्या एंकरेज वैल्यू। ठीक है, एंकरेज वैल्यू। ठीक है, तो एंकरेज वैल्यू कभी भी 4 फाई से कम नहीं होना चाहिए। किससे 4 फाई से कम नहीं होना चाहिए। एंकरेज वैल्यू कम नहीं होना चाहिए किससे 4 फाई से, और एंकरेज वैल्यू अधिक नहीं होना चाहिए किससे 16 फाई से। क्लियर है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखो थोड़ा सा, फिर यहाँ पर देखो यदि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यदि 135 डिग्री वो यदि, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि 135 डिग्री एंगल बन रहा है, यदि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सभी में एंकरेज वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सभी का एंकरेज वैल्यू लिख रहे हैं। 45 डिग्री पे आपका लिया जाएगा 4 फाई। ठीक है, वही जो आपका 135 बना था ऊपर की ओर, उसी को आप नीचे को झुका दीजिए, उसको क्या कीजिए नीचे को झुका दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका 45 डिग्री आ जाता है। 45 डिग्री हम कहीं पर यूज नहीं करते हैं, 45 डिग्री हम कहीं पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री बात करेंगे तो 90 डिग्री में आपका लिया जाएगा 8 फाई। फाई आपका है क्या मेन बार का डायमीटर। फाई आपका क्या है, फाई आपका क्या है मेन बार का डायमीटर। ठीक है, मेन बार का डायमीटर, डाया ऑफ मेन बार। ठीक है, वो भी कौन जिस पे हम हुक बना रहे हैं, जिस पे हम हुक बना रहे हैं
वही यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 135 डिग्री हम बात करेंगे। ठीक है, 135 डिग्री हम बात करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 12 फाई। क्लियर हुआ। अब 180 डिग्री जो हमारा होगा इसका हमारा कितना होगा 16 फाई, और इसी को हम स्टैंडर्ड हुक भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड हुक कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि स्टैंडर्ड हुक को कितने कितने डिग्री के एंगल में बना सकते हैं। ठीक है, तो भैया स्टैंडर्ड जो हुक होता है वो 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः अगर आप देखेंगे कुछ बुकों में ऐसा दिया गया है, ठीक है, कि वहां पर 30 डिग्री का भी बनाया है, ठीक है, 180 डिग्री का भी बनाया है, 45 डिग्री का भी बनाया है और 60 डिग्री का एंगल का भी बनाया गया है। बस अर्थे जो उसकी एंकरेज वैल्यू हो 16 फाई ही रखा गया है। क्लियर हुआ। देखो 45 पे कितना 4, यहाँ पर हम कितना रखेंगे 16, क्या बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि ये 30 डिग्री के एंगल पे भी बनाया जा सकता है, 45 डिग्री के एंगल पे बना सकता है, 60 डिग्री के एंगल पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे, हम कहेंगे ये होता है, क्योंकि यू टाइप हुक को ही हम स्टैंडर्ड हुक कहते हैं। मतलब क्लियर से। ठीक है, तो ये क्या था इसका एंकरेज वैल्यू। ठीक है, इसको बढ़िया सा बना करके डिब्बे में पैक कर देना, लेकिन एक आध गेट लगा देना ताकि उसके अंदर घुस के उसको तैयार कर सको। नहीं पता लगे बंद करके रख दो, तैयार करने से कोई मतलब है ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन इसको तैयार करना हो जाएगा। बता भाई इतना क्लियर हो नहीं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हम के का मान लिख दे रहे हैं, के का मान आप लोग लिखिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये जितने भी पॉइंट अभी बताए हैं चिल्लाए हैं उसको हम लिख देंगे, आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले के का मान लिख लीजिए। ठीक है, पहले हम के का मान कुछ नहीं, छोटा सा एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, टेबल बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से बनाया। यहाँ पर आपका है टाइप्स ऑफ स्टील। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टील, और यहाँ पर हम एंकरेज वैल्यू या के का मान लिख रहे हैं, के का मान लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे माइल्ड स्टील, या इसी को हम कहेंगे प्लेन बार। के का मान कितना दिया जाएगा 2, HYSD, या कोल्ड ट्विस्टेड बार, या हम यहाँ पर लिख देते हैं कोल्ड ट्विस्टेड बार। और इसके लिए जो मान लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा 4। बता क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बना लीजिए, कभी भी हुक का जो भी हुक बना रहे हैं उसके सेंटर से, अर्थात उसका जो रेडियस होता है उसका रेडियस कभी भी 2 फाई से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे कि जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ हुक, ठीक है, ये कभी भी कम नहीं होगा किससे 2 फाई से। क्यों भाई, प्लेन बार है, कोल्ड ट्विस्टेड बार है, क्या इसके अलावा भी कोई बार यूज करोगे क्या? नहीं। ठीक है, तो प्लेन बार में के का मान हमेशा 2 है, हम कहेंगे के फाई होता है, के का मान हमने कितना रख दिया 2। हम कहेंगे कि जो भी हुक का रेडियस है, ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो त्रिज्या, उसका मान 2 फाई से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 फाई के बराबर हो सकता है, 2 फाई के बराबर हो सकता है। ये तो 2 फाई लेंगे तो हम कितना लेंगे 4 फाई ले लेते हैं। कितना समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसकी कहानी कुछ छाप दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं, और आप लोग क्या कीजिए उसको वीडियो को पास करके रोक लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग आप बना लीजिएगा, एंकरिंग बार इन टेंशन। ठीक है, कंप्रेशन में क्या है उसको भी बता देते हैं, कंप्रेशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहले हम टेंशन के बारे में जो भी समझाएं वो सब टेंशन के बारे में। टेंशन के लिए ये मूव प्रोवाइड भी करते हैं, कंप्रेशन में नहीं प्रोवाइड करते हैं। पहला आपका क्या है, डिफॉर्म बार में बी यूज्ड विदाउट इंड एंकरेज प्रोवाइडेड दैट द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या कि प्लेन बार को ही हम प्रोवाइड करते हैं, डिफॉर्म बार को बिना हुक दिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने रीजन भी पीछे आपको दिखा दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हुक शुड बी नॉर्मली प्रोवाइडेड द प्लेन बार इन टेंशन, मतलब जब टेंशन में प्लेन बार का यूज कर रहे हो तो वहाँ पर हुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगला पर देख रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट 7 फाई। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हुक के पास स्ट्रेट पोर्शन होता है, स्ट्रेट पोर्शन, ठीक है, वो हमारा कम से कम कितना 7 फाई तक जाता है, मतलब हमें 7 फाई तक आगे ले जा करके तब वहां से हुक आपका बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि हमने यहाँ तक हमें बार को यूज करना है, अब यहाँ तक हमें जरूरत है ये सब क्या करें हुक बना देना, ऐसा नहीं। अगर यहाँ तक आपका बार यूज करना है तो इसे थोड़ा सा कम से कम 7 फाई बढ़ाइए, उसके बाद फिर आप क्या कीजिए हुक बनाना स्टार्ट कीजिए।
ठीक है। फिर आगे आपका क्या दिख रहा है, द एंकरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक सेल भी इक्वल 16 अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि जो आपका यू टाइप हुक होता है उसी को हम स्टैंडर्ड हुक भी कहते हैं, और जो उसकी एंकरेज वैल्यू होती है वो 16 लिया जाता है। ठीक है। फिर आगे आपका दिख रहा है फॉर वार इन टेंशन, ठीक है, अ स्टैंडर्ड हुक हैज एन एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रेट लेंथ ऑफ 16 अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि जब स्टैंडर्ड हुक को, ठीक है, या स्टैंडर्ड हुक के एंकरेज वैल्यू को हम स्ट्रेट लेंथ के इक्विवेलेंट करते हैं, मतलब जो हुक बना है उसी को अगर स्ट्रेट लाइन में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा कितना होता है 16 ये लिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बेंड हुआ था वैसे वैसे उसकी हमने लंबाई भी आपको नाप के दिखाया था। ठीक है। ये जो आपका यूज होता है इस प्रकार का जो हुक आपका यूज होता है वो क्या करता है, डायगोनल को रजिस्ट करता है। किसको? डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करता है, रजिस्ट करता है। अगर केवल डायगोनल रजिस्ट की बात करेगा तो भी हम इसी की बात करेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर टेंशन नहीं भी बोलेगा तो भी हम कहेंगे कि आपका ये हुक प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए, डायगोनल को रजिस्ट करने के लिए। फिर ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर होता है। ये जो बेंड किया गया है ये 45 डिग्री पर बेंड किया जाता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो आपका बेंडिंग है 45 डिग्री, ये भी आपका जो बेंडिंग है 45 डिग्री, यहाँ पर भी जो बेंड है 45 डिग्री बेंड किया गया है। ठीक है। और इसको जो लिया जाता है वह नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। किसको रजिस्ट करता है, वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। ठीक है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इस प्रकार का हुक हम प्रोवाइड करेंगे, और डायगोनल को रजिस्ट करने के लिए हम इस प्रकार का हुक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमने देख लिया है हुक के बारे में। अब 2 टॉपिक और बचा है, ये लेसन आपका खत्म कर देंगे आज। तो एक टॉपिक हम नया टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। बार को हम किस प्रकार से काटते हैं वो हम आगे दिखा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नया टॉपिक हम देखते हैं। नया टॉपिक आपका जो है, ठीक है, वो आपका है कर्टलमेंट ऑफ बार। एक मिनट, संपीड़न आपको नहीं बताया, तो संपीड़न भी देख लो। संपीड़न क्या होता है, जैसे हमने कहा ये कंक्रीट है, टेंशन में जब हम इसको खींच रहे थे तब यहाँ पर हम हुक प्रोवाइड करते थे। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो हुक प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स होगा, इधर से इसको कंप्रेस कर रहा है तो ये छड़ हमारे कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा, और जब बेंड होने का प्रयास करेगा तो इसमें जनरेट होगा क्या, आपका क्रैकिंग। क्या जनरेट होगा कंक्रीट में, क्रैकिंग जनरेट होगा। ठीक है। तो इसीलिए पर्याप्त वहां पर कवर भी दिया जाता है ताकि ये क्या हो, चारों तरफ से बंध जाए, और जब चारों तरफ से बंध जाएगा तो इसमें बकलिंग क्या होती है, शून्य हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम कंप्रेशन की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, बात हम केवल किसी करते हैं, टेंशन की करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो और चारों तरफ से आपको बांध दिया जाए, चारों तरफ से आपको बांध दिया जाए, अब आपके ऊपर लोड लगाया जाए, या आप सीधा ऐसे खड़े हो तो चारों तरफ से एक डंडा लगा के बांध दिया जाए और कहा जाए भैया बैठ जाओ, बैठ पाओगे? बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे। क्यों? चारों तरफ से बांध दिया गया है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बार भी रहता है, इसको चारों तरफ से पर्याप्त मोटाई में कंक्रीट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, लेटरल रूप से क्या होता है, ये फिक्स्ड हो जाता है, अर्थात इस पर लोड पड़ता है, ये बकल नहीं हो पाता है। ठीक है। और कंप्रेशन में सामान्यतः बार आपके क्या करती है, बकल करने का प्रयास करती है। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया है, हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे कर्टलमेंट ऑफ बार। ठीक है। कर्टलमेंट ऑफ बार, CURTAILMENT, कर्टलमेंट ऑफ बार, ये क्या है? ठीक है। ये क्या है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, कैंटिलीवर जब आएगा तो वहां पर आपको बताएंगे। नहीं, थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर क्या है, कैंटिलीवर बीम है। मान लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हमने इसको ऐसे बना दिया, यहाँ से हमने ये बीम बनाया, यहाँ पर ये बीम हमने बनाया यहाँ पर। ठीक है। ये देखो बीम ऐसे बना। जब इसका हम शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं, शियर फोर्स डायग्राम का कुछ इस प्रकार से बनता है। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो शियरिंग का मान आ रहा है वो आ रहा है कहाँ पर, सपोर्ट पर। ठीक है। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट भी जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, सपोर्ट पर, अर्थात रेनफोर्समेंट भी हमें यहाँ पर ज्यादा रखना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा रेनफोर्समेंट रखना पड़ेगा। ठीक है। हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट ज्यादा रखा, यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ज्यादा बार डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बार डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि कितना बार काटा जाए, कितना बार काटा जाए। यहाँ पर हमने कहा इस जाल को हम देख रहे हैं,
ठीक है। इस प्रकार से कुछ छड़ यहाँ पर डाला गया था, छड़ नंबर 1, छड़ नंबर 2, छड़ नंबर 3, 4 और 5 इस प्रकार से डाला गया था। ठीक है, हमने कहा भैया कोने कोने पर से तो हम बार हटा नहीं सकते, अब बीच वाला हम बार हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो जो भी छड़ को हम खत्म करते हैं वह 50% छड़ को खत्म करते हैं, चाहे वहां पर बेंड कर रहे हो चाहे वहां पर खत्म कर रहे हो। जब आपकी सिंपली सपोर्ट बीम होता था तो वहाँ पर हम छड़ को बेंड करते थे क्योंकि वहाँ पर डायगोनल टेंशन जनरेट होता था। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इस छड़ को और इस छड़ को, एकांतर छड़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पर खत्म कर देते हैं, अर्थात ये कुछ दूर तक जाएगा। तो कितनी दूर तक जाएगा, ठीक है, यही डिस्टेंस हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि कितनी दूर तक हमें बार डालना आवश्यक है, कितनी दूर तक हमें बार को डालना आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बार को नहीं भी डालेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कुछ बार वहां पर डाल दिया जाता है ताकि यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई लोड अचानक में आ रहा है तो ये क्या कर सके, उसको रजिस्ट कर सके। ठीक है, और कंक्रीट भी आपकी क्या होगी वहां पर अच्छे से रुके रह सकती है। जो भी यहाँ पर स्टीरप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्टीरप्स भी क्या होंगे, अच्छे से रुके रह सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें निकालना है कि कितनी दूर पे हम बार को कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गया है ना, क्योंकि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये दोनों सपोर्ट पर ही मैक्सिमम होते हैं, आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमने कहा है कैंटिलीवर है, हमें इसको रोकना है, हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट इस प्रकार से लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे नहीं गिरेगा। अब हमने इसको नहीं लगाया, क्या वो नीचे गिर गया, मतलब क्या, इसके बेंडिंग से बचाने के लिए हम कुछ दूर पर क्या करते हैं, एक सपोर्ट इस प्रकार से लगा देते हैं। तो सपोर्ट कितनी दूर पर लगा रहे हैं, जहां पर हम कहेंगे कि बस वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहुंच रहा है आपका, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट नहीं जनरेट हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत ही सामान्य हो रहा है। तो कुछ दूर तक, जितनी दूर तक बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है वहां पर हमें बार डालने की आवश्यकता है, तो उतनी दूर तक हम बार डालेंगे। उसके बाद हम बार को क्या करते हैं, काट के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम देख रहे हैं क्या, कर्टलमेंटल अब हम इसको देखेंगे एक फार्मूले से, उस फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, हटाएं इसको, चलिए देखते हैं। समझने का भाई यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक बीम है, इस पर यूडियल फोर्स कार्य कर रहा है। जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये भी हमारा हुआ ए हुआ, ये भी हमारा बी हुआ, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पे है कि नहीं भाई, बना लेना। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है, और उसको हम मान लेते हैं क्या, सी। अब बता भाई, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा, और इसका जो मान आएगा WL²/8। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, इस मान लेते हैं। बताओ क्लियर बात है। अब जब इसके बाद हम इधर आ रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट x मान रहे हैं, कितनी दूर पर हम मान रहे हैं, x डिस्टेंस पे मान रहे हैं, बता भाई बेंडिंग मोमेंट का मान इस सेक्शन पर कुछ कम होगा कि नहीं होगा, भाई जाहिर सी बात है कम होगा। सबसे बीच में है, चाहे इस साइड में जाए चाहे इस साइड में जाए, दोनों तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ मोमेंट का मान यहाँ पर कम हो रहा है। तो इस x वाले सेक्शन पर मोमेंट का मान कितना होगा, ठीक है, यम। ठीक है, मिड पॉइंट, यम मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट पर हम मोमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका रहा है WL²/8। जब हम x पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम बताएंगे नहीं कहाँ से आया है। ठीक है, सोम की चीज भाई वहां पर जाके आप सॉल्व कीजिएगा। ये वाली जो डिस्टेंस है L/2, ये वाली जो डिस्टेंस है L/2, ठीक है ना। अब निकाल लोगे, W यहाँ पर लोड है, W न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, निकालना नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, WL²/8, अब माइनस कर देंगे कितनी दूर का मोमेंट, और वो हमारा आ जाएगा WL²/2। यल का है भाई, कितनी दूर में आ रहा है, x दूरी में आ रहा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x। क्लियर हुआ। यहाँ से हमारा मान निकल गया, ये एक मोमेंट आपका मिल गया, ये आपका दूसरा मोमेंट मिल गया। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम था, इसी में से हमने इसको घटा दिया, और जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, mx, अर्थात x सेक्शन पर मोमेंट का मान आ जाएगा। बता भाई क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बता भाई, इसके जो बीच में, इसको हटा दें। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कहीं पर इसको लिख लीजिएगा, हम इसको हटा के, ठीक है, अब हम आपका RCC बीम बना रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। यहाँ से हम हटा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्या, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, RCC बीम है। यहाँ पर इसके जो सेंटर में है, सेंटर में क्या कोई भी बार आपका खत्म किया जाता है, क्या कोई भी बार बेंड किया जाता है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, सेंटर में कोई भी बार बेंड नहीं करते हैं, अर्थात सेंटर में, ठीक है, सभी बार अवेलेबल रहते हैं, सभी बार अवेलेबल रहते हैं, जितने भी बार पड़ा है। ठीक है, हमने बोल दिया उसको n,
उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर एन, ठीक है। सी बोल देते हैं ताकि आपको पता चले, एन सी। एन सी क्या है, नंबर ऑफ बार, ठीक है, कहाँ पर, सेंटर में, बीम के सेंटर में नंबर ऑफ बार, बीम के सेंटर में नंबर ऑफ बार। बताओ क्लियर हो यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ बार होगी कहाँ पर, सेंटर में बात कर रहे हैं। फिर हमने एक्स सेक्शन पर लिया, फिर यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स सेक्शन पर, और उसको हमने लिख दिया एन एक्स, उसको हमने क्या लिख दिया, एन एक्स। एन एक्स क्या है, हम कहेंगे कि जहां से हमें बार को काटना है, अभी हमें पता नहीं कितने दूर से हम काट रहे हैं, ठीक है, हम वो एक्स का मान निकालेंगे, हम ये एक्स का मान यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता है कि यहाँ से हम काट रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ बार यहाँ पर हम काटेंगे, ठीक है। तो कहाँ से दूरी से काटेंगे, एक्स दूरी पर काटेंगे। अब जब बार यहाँ पर कट गई, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो बार यहाँ पर कट रही है, कितनी बार कट रही है, उसका यहाँ पर नंबर है। क्लियर हुआ, टोटल नंबर ऑफ बार मिड सेक्शन में, और कटने वाली बार की संख्या कहाँ पर, एक्स सेक्शन पर। बताओ समझ में आया। यहाँ पर हमने कहा 4 बार था, यहाँ पर आने के बाद 2 हमने खत्म कर दिया, बचा 2, तो कितना हमने खत्म किया, 2। तो यहाँ पर एन एक्स का मान कितना होगा, 2, एन सी का मान कितना होगा, 4, क्योंकि टोटल कितना था, 4। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ से, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के बारे में। क्या इसको लिखना भी पड़ेगा क्या, नहीं, देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपका एम मिड पॉइंट आपका आया था W²/8, एम एक्स आपने निकाला था W²/8 और माइनस W²/2। एन सी आपका क्या है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बार इन सेंटर पॉइंट, ठीक है। और एन एक्स से हमने बात किया, हम कह रहे हैं टोटल ऑफ बार इन एक्स एक्स, ठीक है, सेक्शन। अर्थात हम कहेंगे इस एक्स एक्स सेक्शन में या एक्स एक्स सेक्शन पर जो बार हम काट रहे हैं उसकी संख्या है। बताओ यहाँ से क्लियर हो, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हम कह रहे हैं क्या कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो भी मोमेंट होता है वो 0.87 FY इंटू AST और इंटू में आपका क्या होता है, जेड। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ क्या क्या होता है, 0.87 FY इंटू AST इंटू जेड। यहाँ पर अच्छा भाई ये लिमिट हम कर रहे हैं, वर्किंग में करना होगा, तो यही आप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा ST हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यम है, ये आपका क्या है, यम है। तो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं, इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हम कहेंगे भाई ये भी किसी धर्म के लिए कांस्टेंट होगा और ये भी किसी धर्म के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन AST का मान तो वहाँ पर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्यों नहीं होगा क्या, AST मान चेंज हो सकता है भाई, ठीक है। जब हमने कहा कि ग्रेड सबका हमने कांस्टेंट कर दिया, तो एक्स का मान भी क्या होगा वहाँ पर, चेंज हो सकता है, ठीक नहीं। ग्रेड जब आपका फिक्स है तो जेड का मान भी वहाँ पर क्या होगा, फिक्स रहेगा। हमने इनको कांस्टेंट कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि जो यम है, जो भी यम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, AST पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, AST पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात हम कह रहे हैं क्या, स्टील के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। बताओ क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि AST हमारा निकलता कैसे है, π/4 इंटू फाई का स्क्वायर। बताओ एरिया हुआ कि नहीं हुआ। अब हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, अगर बीच में निकाल रहे हैं तो NC से गुणा करेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं तो NX से गुणा करेंगे। बताओ क्लियर होगी यहाँ से, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं क्या कि सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट पर। कहाँ पर निकाल रहे हैं हम, मिड पॉइंट पर निकाल रहे हैं। और जब मिड पॉइंट पर हम निकालेंगे तो मिड पॉइंट पर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, NC। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, NC, ठीक है। और गुणे हम कर देंगे π/4 इंटू फाई का स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ। AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील बीच में कितना पड़ा है, बीच में कितना पड़ा है, ठीक है, बीच में कितना पड़ा है। तो हम कह रहे हैं क्या, NC और इतना आपका, ठीक है, यन क्या आपका गुणा हमने कर दिया नंबर ऑफ बार से। अब इसी प्रकार से हम MX पे भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार से हम कहाँ पर MX पे भी निकाल लेंगे। और जब MX पे निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, हम कहेंगे किससे गुणा कराएंगे, NX से। किससे गुणा कराएंगे, NX से गुणा कराएंगे। और इसका मान जो आएगा वो भी, उसका भी मान जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, π/4 और इंटू में आपका क्या आएगा, फाई स्क्वायर। बताओ क्लियर है। अब यहाँ से भी हम कुछ देखने को पा रहे हैं, क्या, π/4 इंटू फाई स्क्वायर, π/4 इंटू फाई स्क्वायर। किसी भी छड़ का जो डायमीटर है वो तो हमारा क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एक हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या कि ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर स्थिर हो गया। अब कौन बच रहा है, ठीक है, अर्थात जो भी मोमेंट है वह NC और वो NX पर ही डिपेंड कर रहा है। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो π/4 इंटू फाई स्क्वायर है, π/4 इंटू फाई स्क्वायर है, ये एक प्रकार से क्या है,
छड़ का एरिया है, अर्थात ये न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो जाएगा। हमें एनसी और एनएक्स नहीं पता है भाई। एनसी आपको पता होगा तो एनएक्स भी हमें, ठीक है, हो सकता है ना पता हो, हमें निकालना पड़ जाए, ठीक है, और हो सकता है अगर पता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा क्या कि जब इनके हमने वैल्यू को स्थिर कर दिया, अब इस स्थिति में जो भी मोमेंट है, इस स्थिति में जो भी मोमेंट है वह किस पर डिपेंड करेगा, एनसी और एनएक्स पर। क्लियर हुआ? तो अब इस पॉइंट को एक पॉइंट आप आगे बढ़ाइए, एक पॉइंट आप आगे बढ़ाइए और वहां पर लिखेगा कि एम मिड अर्थात मिड पॉइंट पर जो भी मोमेंट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनसी होगा और एक्स पे जो भी मोमेंट होगा वह एनएक्स पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ? इतना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो इसी में एक पॉइंट और बढ़ाइए आगे, इसी में एक पॉइंट और आगे बढ़ाइए। देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये टोटल नंबर बार है, ये क्या कर रहा है, कट रहा है, इतने को हम काट रहे हैं। अब जो भी मोमेंट जनरेट होगा, जो बचा रहेगा उससे होगा, जो बचा रहेगा उससे होगा। अतः हम यहीं पर कह सकते हैं, अतः हम यहीं पर कह सकते हैं, यहीं पर हम कह सकते हैं क्या, थोड़ा सा इसको तय कर लीजिएगा, एन सी माइनस एन एक्स, ठीक है। जो टोटल था और उसमें से हमने इसको काट दिया, अब जो बचा रहेगा वही क्या करेगा, यहाँ पर मोमेंट जनरेट करेगा। बता ना, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम कह रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, आपका एम एक्स अपान एम, क्या बोलते हैं भाई इसको, मिड, ठीक है। ये इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर हम करेंगे एन सी माइनस एन एक्स अपान एन सी, ठीक है। और इसको हम देखेंगे जहाँ से हम काट पीट के कुछ मान निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपका आएगा एम एक्स अपान एम मिड इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स अपान एन सी, ठीक है। इसको आप इधर भेज दीजिए, इनको इधर भेज दीजिए, माइनस में प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एन एक्स अपान एन सी इज इक्वल टू 1 माइनस एम एक्स अपान एम मिड। बताओ क्लियर हुआ से, ठीक है। इतना आपको मिला कि नहीं मिला, इतना आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एम एक्स का मान भी आपको पता है और एम मिड पॉइंट पे मान आपका पता है, जो डब्ल्यू और यल के टर्म्स में निकाले थे, डब्ल्यू और यल के टर्म्स में निकाले थे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, एन एक्स अपान, ताकि वैल्यू रखने में आपको आसानी हो जाए, एम मिड पॉइंट और माइनस एम एक्स पूरे के बटा में यहाँ पर लिखेंगे एम मिड, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबका वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम सबकी मान रखेंगे। देखिए एम मिड का मान भी आपको पता है डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8, ठीक है। एक्स का मान पता है डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8, अब माइनस में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 उठा के हम रखेंगे सबका मान। अगर सबका मान हम रखेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा एन एक्स अपान एन सी इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 8, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। इसमें हुआ, ठीक है, मिड में हुआ। अब फिर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, अब फिर यहाँ पर एक्स वाला लिखेंगे, एक्स वाला लिखेंगे, और ये भी आपका आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान 2। अब पूरे का बटा यहाँ पर आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। इन भाई साहब को इन भाई साहब से काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका बन जाएगा एन एक्स अपान एन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा आपका डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 8 अपान डब्ल्यू एल स्क्वायर। क्लियर वहाँ से डब्ल्यू से डब्ल्यू निपटा दीजिए, इनसे इनको निपटा दीजिए, एन एक्स अपान एन सी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो इनको सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x इज इक्वल टू एन एक्स अपान एन सी, ठीक है। और फिर और क्या बच रहा है, यल आपका ऊपर जाएगा l अपान 4। बताओ भाई ये होगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्क्वायर हटा रहे हैं, हम क्या करेंगे इसको पूरे को इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा आपका l अपान 2 और अंडर रूट में आपका आएगा एन एक्स अपान एन सी। बता भाई क्लियर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम x का मान भी निकाल लेंगे और इतनी दूर से हम क्या करते हैं, बार को काटते हैं। क्लियर हुआ। एन एक्स आपका क्या है, एन एक्स आपका क्या है, जितना हमने नंबर को वहाँ पर, जितना नंबर बार हमने वहाँ पर कट किया है। एन सी आपका क्या है, नंबर ऑफ बार, वो भी कहाँ पर, सेंटर में। यल आपका क्या है, टोटल स्पैन, और एक्स का है मिड पॉइंट से हमारी डिस्टेंस है। बता क्लियर हुआ। तो हम इस प्रकार से या इतनी दूर से हम बार को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बार को 50% ही खत्म किया जाता है, कितना, 50%, ठीक है। बार को 50% ही खत्म किया जाता है। बता क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमारे ख्याल से
ये भी टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है, पढ़ा दे रहे हैं उसको भी, ठीक है, सप्लाईज के बारे में साइंस को, ठीक है, लिख लीजिएगा अपना, कितना मिनट, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, उसी को हम देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर अगला आपका चलेगा डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम आपको सिंगली बीम पढ़ाएंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, ठीक है भाई, पढ़े हो सिंगली रेनफोर्स बीम क्या, मतलब जिसमें हम डिजाइन पढ़ते थे, जांच वाँच करते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, पहले अपना बेस क्लियर कर लो ताकि जब वहाँ पर हम पहुँचें बहुत स्पीड से आपका बढ़ते हुए चला जाए, ठीक है। बस यही जो लंबा था, इसके बाद लंबा नहीं होगा, एक दिन में एक लेसन खत्म होगा। अब आप लोग खुद खत्म करोगे, देख लेना चाहे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसीलिए हम आपको चलना सिखाते हैं, दौड़ाते नहीं हैं। नहीं तो क्या करते भाई, एक क्वेश्चन उठाते भी सालों करके रख देते, ठीक है, और सब आपको लिखा देते कि ये अपना रट लो, तो रटना नहीं है। हमने एक एक चीज़ सबको आपको बता दिया है, काहे होता है, क्यों होता है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको भी थोड़ा सा आसानी मिल जाती है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ बार, ठीक है, ये होता क्या है सप्लाई का मतलब, ठीक है। इसका मतलब होता है चढ़ाव, आप सिंपल बात हम कह सकते हैं क्या, चढ़ाव। जैसे हमने कहा कि हमें 20 मीटर लंबी एक स्लैब ढालना है, तो बता भाई क्या इतने मीटर लंबी में बार मिलेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बार की लंबाई जो होती है वह 13 मीटर से अधिक नहीं होती है, ठीक है, कितना 13 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ बार जो भी होता है वो कितना होता है, 13 मीटर होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर आपको लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। 5²/162 अगर निकाल देंगे तो हमारा किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है, सरिया का भार आ जाता है। 1 मीटर में कितना किलोग्राम सरिया आएगा, अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगा करके निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हो, ठीक है। फाई क्या आपका डायमीटर ऑफ बार, जैसे 10 mm का लेना 10 mm ले लो, 12 लेना 12 ले लो, 20 लेना 20 ले लो, 36 लेना 36 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बार का डायमीटर रखना है, 162 से डिवाइड कर देना है, ये जितना भी आएगा उतना किलोग्राम में आएगा, 1 मीटर छड़ का भार है, ठीक है। और जितने मीटर में रहेगा उतने से गुणा कर देना, यहाँ पर टोटल बार आपका आ जाता है, ठीक है। तो जो लेंथ आप बार होते हो कितना होती है, 13 मीटर, जबकि हमें बनाना कितना है, 20 मीटर का बनाना है, ठीक है। चलिए 20 मीटर का हमें बनाना है स्लैब, और यहाँ से हमने एक बार को डाला, यहाँ पर आके खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहीं से उठा लीजिए दूसरा बार डाल दीजिए, ऐसा नहीं डरते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर से थोड़ा सा उठा करके हम कुछ इस प्रकार से बार को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब हम कहेंगे क्या कि उनके ऊपर चढ़ाकर इस प्रकार से लैपिंग देकर के हम बार को आगे बढ़ाते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई से हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई। ये दो प्रकार का होता है, टेंशन सप्लाई से हमारा क्या होता है, कंप्रेशन सप्लाई, ठीक है। अर्थात जब बार को हम टेंशन में जोड़ रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इस पे ट्रांसवर्स लोड कार्य करेगा, तो जितने भी बार बेंड के, जितने भी बार सप्लाई यहाँ पर किया वो टेंशन में आएंगे, ठीक है। क्योंकि बेंड होगा तो इस छड़ को इधर पर फोर्स लगेगा, इस छड़ को उधर की फोर्स लगेगा, अर्थात यहाँ पर बेंडिंग होगी टेंशन होगा। जब कंप्रेशन की हम बात करते हैं, जैसे कॉलम हो गया, अब कॉलम पर हमारा कहेंगे कि यहाँ पर जो इस प्रकार से लोड आ रहा है, एक्सेल लोड आ रहा है, ठीक है, अर्थात इस बार के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर लोड कार्य कर रहा है तो वहां पर हम कहेंगे कंप्रेशन सप्लाई, वहां पर क्या होगा आपका कंप्रेशन सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कितना दिया जाता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये कितना दिया जाता है या कब हम सप्लाई प्रदान करेंगे, कब हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि जब दो बार को या एक बार यदि पर्याप्त लंबाई में नहीं है तो आवश्यकता के अनुसार हमें दूसरी बार वहां पर लगाना पड़ेगा, और वह बार, ठीक है, पहले वाली बार के ऊपर चढ़ाकर लगाते हैं, ठीक है। अब इसका हम तरीका बताएंगे कैसे बांधते हैं। वहां पर ऐसे नहीं बांधेंगे भाई, इस प्रकार से ऐसे चढ़ा के नहीं बांध देते हैं, ठीक है। ऐसे चढ़ा के बांधने से क्या होता है, स्लाइड होने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। इसको भी हम और उचित तरीके से बांधते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर एक हुक प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक हुक प्रोवाइड करेंगे, और 6 mm के स्पाइरल से इसको हम और बांधते हैं बीच में, ठीक है। अभी आगे हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है ये कितने mm बार तक हम कर सकते हैं, हम कहेंगे 36 mm से कम, ठीक है, अर्थात 36 mm फाई से कम डायागर में, ठीक है, कम डायागर में है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, सप्लाई प्रदान करेंगे। और अगर इससे ऊपर हुआ तो वहां पर हम क्या करेंगे, बेल्ट करेंगे। मतलब हम कह रहे हैं क्या, यदि बार का डायमीटर 36 mm से कम है
तब हम सप्लाईज प्रदान करते हैं, चाहे फिर वो कंप्रेशन हो चाहे फिर वो टेंशन में हो। लेकिन अगर 36 mm से अधिक डाया हो गया तो वहाँ पर सप्लाईज न देकर के वहाँ पर क्या करते हैं, बेल्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? इस प्रकार से अब आपके मन में आएगा कि क्या हम छोटी बार को बेल्ट नहीं कर सकते हैं, बेल्ट नहीं कर सकते हैं? भाई बिल्कुल बेल्ट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर छोटा होने के कारण हम कह सकते हैं क्या कि बेल्डिंग, ठीक है, बेल्डिंग क्या होती है, अगर बट बेल्ट की हो तो टेंशन में फेल कर जाएगा, ठीक है, बट बेल्ट करोगे वहां पर तो टेंशन में क्या करता है, फेल कर सकता है। इसलिए जब टेंशन की बारी आती है तो हम कोशिश करते हैं क्या कि इन दोनों को लैपिंग करें। भाई सरकते 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 यहाँ पर तो आके रुके ही जाएगा, ठीक है, जब ये तो है ही नहीं। मान लीजिए दोनों सरक गया तो जो इधर का हुक बना है जो इधर का हुक बना है, ये दोनों हुक आपस में आके क्या करेंगे, इस प्रकार से रुक जाते हैं। तो जो सप्लाईज होता है ये अधिक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है, बेल्ट की अपेक्षा। परंतु हमारी मजबूरी है कि अगर 36 mm से अधिक हो जाता है तो वहां पर हुक हम नहीं प्रोवाइड करते, वहां पर हम क्या करते हैं, बेल्ट करते हैं, क्योंकि हुक बनाने में वहां पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बताओ इतना क्लियर हो नहीं हुआ? तो सप्लाई हम कब प्रदान करेंगे, जब बार का डायमीटर 36 mm से कम हो। अगर इससे अधिक होगा तो वहां पर हम सप्लाई प्रदान नहीं करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, सप्लाई भाषा नहीं समझ आ रहा, लाइटिंग समझ लीजिए भाई, ठीक है, लाइटिंग कब हम देंगे, जब 36 mm से कम होगा, ठीक है। और अगर 36 mm से अधिक डाया हो रहा है तो वहाँ पर लाइपिंग न देकर के हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेल्डिंग कर देते हैं। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, अब बात आती है, अब बात यहाँ पर आती है कि ये कितना लेंथ होना चाहिए, कितना ऊपर चढ़ाना चाहिए, इनको हम कितना ऊपर तक चढ़ाएं, इस प्रकार से कितना ऊपर तक चढ़ाएं। तो जब टेंशन की बात आएगी, जब टेंशन की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, आपको जो लिखना होगा लिख लीजिएगा। अभी हम इसको जो है लिख देंगे पूरा क्रम से, पहले आप समझ लीजिए, सबको आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जब हम टेंशन सप्लाईज की बात करते हैं, ठीक है, टेंशन सप्लाईज की बात करते हैं, आपको जो बोलना होगा वो बोलिएगा भाई, हम सप्लाईज बोलते हैं। ठीक है, टेंशन सप्लाईज। अब देखो टेंशन में भी आपका दो, एक होगा आपका फ्लेक्सुरल टेंशन, ठीक है, एक होगा आपका फ्लेक्सुरल टेंशन, और दूसरा हमारा होगा डायरेक्ट टेंशन। दूसरा हमारा क्या होगा, डायरेक्ट टेंशन। उसके पहले हम यहाँ पर, ठीक है, इस बार को थोड़ा सा हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार था और दूसरे बार को हमने क्या किया, ये कुछ हमने इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर लैपिंग किया। बता भाई समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बार नंबर 1, ये बार नंबर 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर एलडी, और वही चीज़ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या, लैपिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे सप्लाई होता है, लैप डिस्टेंस होता है, उसको हम विकास डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं, उसको हम डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, और इसी में क्या करते हैं कि एक 6 mm फाई का, ठीक है, एक 6 mm फाई से क्या करते हैं, इसको स्पाइरल बांध देते हैं, अर्थात बांध देते हैं। 6 mm फाई से क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। मतलब दो लाठी इस प्रकार से रख करके एक रबड़ लेकर के आप क्या करते हो, इसको बांधते हो ताकि ये इससे क्या हो, सरकने ना पाए। ठीक है, यहाँ पर तो अब बात आती है कि जो एलडी फ्लेक्सुरल टेंशन है, इसमें जो भी ये लैप होगा, लैप डिस्टेंस जो भी होगा अर्थात जो लेंथ होगा, ठीक है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ एलडी या 30 फाई व्हिच इज मोर, ठीक है, जो अधिक होगा वही आपका लिया जाएगा। ठीक है, 30 फाई, वो भी किसमें, टेंशन में, टेंशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एलडी या 30 फाई जो अधिक होगा वो लिया जाएगा फ्लेक्सुरल टेंशन में। जब हम डायरेक्ट टेंशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2LD या, ठीक है, 30 फाई, ठीक है, इनमें जो अधिक होगा उनको लिया जाएगा। बता दीजिएगा 30 फाई 2LD या 30 फाई या जो अधिक होगा इसमें लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यही एलडी तो आपका रहेगा ही, लेकिन जब टेंशन में था तो वहाँ पर 35 हमने बात किया था, जब कंप्रेशन की बात हो जाएगा तो वहाँ पर हम 24 फाई की बात करेंगे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया नहीं आया? जब हम कंप्रेशन में अगर ये सप्लाईज प्रदान कर रहे हैं तो वहाँ पर जो दो बार के बीच में अर्थात जो इसमें चढ़ाव होगा, ये चढ़ाव कितना लेते हैं हम, ठीक है, एलडी या 24 फाई, ठीक है, इसमें से जो मान अधिक होगा वो लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, जबकि टेंशन में हमारा ये अगर केवल पूछ रहा है कि टेंशन में सप्लाईज प्रदान करने के लिए दो बारों का या दो छड़ों का लैपिंग कितना होना चाहिए, ठीक है, 30 फाई, कितना, 30 फाई। किसी भी स्थिति में
ठीक है। टेंशन में किसी भी स्थिति में जो भी बार का लैपिंग है अर्थात चढ़ाव है वह 30 फाई से कम नहीं होना चाहिए, जबकि कंप्रेसर में 24 फाई से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर होना से इतना समझ में आया कि नहीं आपका? इतना समझ में आ गया है, ठीक है। फिर हम और आगे देखते हैं, फिर हम आगे और देखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो, अभी हम इसको लिख देंगे, आप लोग छाप लीजिएगा, पहले समझ लो। हमने कहा कि मान लीजिए, ठीक है, ये जो लैपिंग दे रहे हो, यहाँ पर एक बार था, यहाँ पर दूसरा बार था, यहाँ पर ये तीसरा बार था, यहाँ पर ये चौथा बार था। अब इन सभी पे हमें लैपिंग देना है। अब बता भाई, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्यों? परसेंटेज ऑफ स्टील भी बढ़ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी लैपिंग प्रदान की जाती है, ठीक है, ऐसे स्थान पर बेंड प्रदान करते हैं जहाँ पर जो भी उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वह 50% से अधिक चेंज ना हो, मतलब जितना है उतना रहे। अब इनको प्रदान करने के बाद केवल 50% तक चेंज हो जाए, इससे ज़्यादा चेंज ना हो जाए, ठीक, इससे ज़्यादा चेंज ना हो तो हम कहेंगे वहाँ पर हम सप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक छड़ को यहाँ पर मतलब एक लैप यहाँ पर देंगे, दूसरे छड़ को लैप यहाँ पर देंगे, तीसरे को लैप यहाँ पर देंगे, चौथे को लैप यहाँ पर देंगे, अर्थात स्टैगर, ठीक है, सप्लाईज प्रदान किया जाता है। अर्थात यदि क्रॉस सेक्शन पर जहाँ पर हम लैपिंग दे रहे हैं वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान बढ़ जा रहा है, कितना? 50% से भी अधिक हो जा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड सप्लाईज प्रदान करते हैं। मतलब एक हम यहाँ पर जोड़ेंगे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, इस प्रकार से अलग अलग जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। और आगे हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि मान लीजिए कोई एक सेक्शन है, बीम सेक्शन, कोई क्या है, सेक्शन है, बीम सेक्शन है। यहाँ पर हमने कुछ छड़ को इस प्रकार से बेंड कर दिया, यहाँ पर भी हमने कुछ छड़ को इस प्रकार से बेंड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.3 LD लिया जाता है, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब क्या है, हमने सारी चीजें यहाँ पर लिखा दिया है। हाँ, ये जो स्पाइरल प्रदान करते हैं 6 mm फाई से करते हैं, कितने? 6 mm फाई से स्पाइरल प्रदान करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, सारी चीजें आपको बता दिया है। अब इसके बारे में कुछ लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग जो है छाप लीजिएगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं उसको आप छापिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सप्लाइसिंग के बारे में हमने जितना भी बोला था वहाँ पर हमने लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें नहीं आई हैं उसको हम लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। देखना पर क्या देंगे, द रेनफोर्समेंट सप्लाई इज प्रोवाइडेड एंड द रेनफोर्समेंट बार शैल एज फार एज पॉसिबल बी अवे फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस एंड वी स्टैगर, ठीक है। वही थोड़ी देर पहले जो बताए थे कि जब एक ही स्थान पर ढेर सारे बार को आप सप्लाइसिंग प्रदान कर देंगे या लैपिंग प्रदान कर देंगे तो वहाँ पर स्ट्रेस का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ऐसे केस में कह रहे हैं मोमेंट का रेजिस्टेंस का मान भैया, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो भी मान है वो मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वहाँ पर स्टैगर्ड सप्लाइसिंग प्रदान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर हम ले रहे हैं क्या, सप्लाइसिंग इन फ्लेक्सुरल मेंबर शुड नॉट बी एट सेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन, ठीक है, 50% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अर्थात हम कह रहे हैं कि ऐसे सेक्शन पर हम सप्लाइसिंग प्रदान नहीं करते हैं जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से 50% से अधिक हो जाए, ठीक है। अर्थात बेंडिंग मोमेंट का मान मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से 50% क्या हो, अधिक हो जाए। तो ऐसे स्थान पर हम नहीं प्रदान करेंगे। अगर ऐसे स्थान पर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, स्टैगर्ड सप्लाइसिंग वहाँ पर प्रदान करेंगे। फिर आगे आपका दिख रहा है, लैब सप्लाइज इन टेंसाइल एनफोर्समेंट आर जनरली यूज्ड फॉर बार ऑफ साइज लेसर देन 36 mm, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ यहाँ पर वही है भाई जो उसके पहले बताया था क्या, कि जो भी सप्लाइसिंग होता है लैब वह सामान्यतः 36 mm से कम बार का लिया जाता है, ठीक है। अर्थात यदि बार का डायमीटर 36 mm से कम है तो वहाँ पर लैब सप्लाइसिंग प्रदान करेंगे, अन्यथा वहाँ पर क्या करेंगे, हम वेल्डिंग प्रदान करेंगे, ठीक है। इस पर हम अगर देख रहे हैं, लैब लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स इन फ्लेक्सुरल टेंशन शैल बी LDR 30 फाई विच इज मोर, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जब भी हम टेंशन में सप्लाइसिंग प्रदान करते हैं, यहाँ पर हमने कुछ दिखाया था, आपका दो हुआ था, कौन कौन हुआ था, एक आपका हुआ था फ्लेक्सुरल और दूसरा आपका हुआ था डायरेक्ट। एक आपका क्या था, फ्लेक्सुरल कंडीशन, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। इसको भी टेंशन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी मान हुआ था LD या 30 फाई जो अधिक था, इसमें क्या हुआ था, इसमें भी आपका वही लिया गया था 2 LD
आर 30 इसमें भी जो अधिक होगा। ठीक है, तो यही में आप चाहे आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आया था, हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर रिजल्ट टेंशन की बात करेंगे हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ या 30 ठीक है, जो अधिक हो। डायरेक्ट टेंशन में 12D और 30 जो अधिक हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे आगे भी आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, आगे भी आपको कुछ दिख रहा है। अच्छा, इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ हम मेजर करते हैं वह सामान्यता हुक की लंबाई को भी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लिख रहा है द लेफ्ट लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू LD बट नॉट लेस देन 24 अर्थात यहाँ पर जो कंप्रेशन में रहेगा, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन में जो भी हम सप्लाई प्रदान करेंगे, ठीक है, एज हम कॉलम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और इसी को हम डॉबल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, डॉबल। ठीक है, सप्लाईज तो हम बोलते भी हैं, कंप्रेशन सप्लाईज ना बोल करके इसको हम क्या बोल देते हैं, डॉबल बोल देते हैं। ठीक है, और वहां पर जो आप लिख रहे हैं ऊपर जो लिखे थे उसको हम लैब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान होता है इसका वो होता है LD या 24 अब इसमें जो अधिक हो 24 से कभी भी कम नहीं लिया जाएगा। जो इसमें LD का मान निकाला जाता है, ठीक है, कंप्रेशन है भाई, ठीक है, कितना होता है 0.87 FI × 5। अब पूरे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.